आज हम निबंधात्मक प्रश्न जो इंटरनल कंट्रोल मेजर्स है उसके ऊपर एक बड़ा प्रश्न बनता है। ऐसे टाइप प्रश्न यह बनता है कि आंतरिक निरीक्षण से आप क्या समझते हैं? क्या अंकेक्षक का उसके संबंध में किस प्रकार का उत्तरदायित्व है? रोकड़ बिक्री के संबंध में एक आंतरिक निरीक्षण व्याख्या कीजिए। तो विद्यार्थियों, सामान्यतः अपन ने इस चैप्टर के प्रारंभ में आंतरिक निरीक्षण की परिभाषा, आंतरिक निरीक्षण का उत्तरदायित्व और रोकड़ बिक्री के बारे में हम तीनों चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं इस निबंधात्मक प्रश्न के संबंध में आपको बता रहा हूँ। पहला बिंदु है कि हम आंतरिक निरीक्षण अर्थ बतला है। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली से आशय ऐसी प्रणाली से है जिसके अंतर्गत व्यावसायिक लेन देन को विभिन्न कर्मचारियों में इस प्रकार बांटन किया जाता है, अर्थात इस प्रकार से बांटा जाता है कर्मचारियों में कि एक कर्मचारी के कार्य की जांच स्वतंत्रतापूर्वक दूसरे कर्मचारी के द्वारा की जा सके, दूसरे कर्मचारी के कार्य की जांच तीसरे कर्मचारी के द्वारा की जा सके, और इस प्रकार स्टाफ के प्रत्येक कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले कार्य की जांच अन्य कर्मचारियों द्वारा की जाती है। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली को निम्नलिखित परिभाषाओं के माध्यम से और स्पष्ट किया जा सकता है। स्पाइसर एवं पैगलर के अनुसार, ये विद्वान हैं हमारे स्पाइसर और पैगलर, जिन्होंने परिभाषा दी है आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की। आंतरिक निरीक्षण कर्मचारियों के कर्तव्यों के विभाजन की ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक ही व्यक्ति किसी लेन देन से संबंधित समस्त कार्यों को न लिख सके, जिसके कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों की साठगांठ के बिना छल कपट न हो सके। इसके साथ साथ अशुद्धियों की संभावनाएं कम से कम हों। तो स्पष्ट रूप से विद्यार्थियों कि कर्मचारी आपस में साठगांठ नहीं कर सकें। एक व्यक्ति द्वारा, एक कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य की जांच दूसरा कर्मचारी करे और दूसरे की जांच तीसरा कर्मचारी करे और आपस में साठगांठ नहीं करें। और इस प्रणाली को अपनाते हुए ये ध्यान रखें कि जो अशुद्धियां हैं वो कम से कम हो, अर्थात एक कर्मचारी के द्वारा यदि कोई गलती या अशुद्धि कर दी गई है तो जब दूसरा कर्मचारी उसकी जांच करेगा तो वह गलती या अशुद्धि पता लग जाएगी और कपट की संभावना शून्य रह जाएगी। द्वितीय विद्वान बता रहे विद्यार्थियों, डिक्सी के अनुसार आंतरिक निरीक्षण हिसाब किताब की पद्धति का वह प्रबंधन है जिससे अशुद्धियाँ तथा छल कपट रुक जाते हैं या पुस्तपालन के संचालन द्वारा पकड़ में आ जाते हैं। अर्थात ये पद्धति इस प्रकार का प्रबंधन है कि जिससे अशुद्धि भी रुक जाए और छल कपट भी रुक जाए। और पुस्तपालन अर्थात जो हम अकाउंटिंग सिस्टम अपना रहे हैं, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम, उसको इस प्रकार से संचालित करें कि ये दोनों ही चीज़ें, अशुद्धियाँ, कपट, त्रुटि, ये सब को रोकने की प्रक्रिया है आंतरिक निरीक्षण प्रणाली। अगली परिभाषा है विद्यार्थियों, उपर्युक्त परिभाषा के आधार पर आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की ऐसी व्यवस्था है। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत प्रत्येक कार्य का विभाजन इस प्रकार से किया जाता है कि किसी भी कर्मचारी के कार्य का स्वतः ही दूसरे कर्मचारी द्वारा जांच की हो जाती है, जिससे कि अशुद्धियों की संभावनाएं न्यूनतम हो जाएं तथा बिना दलबंदी के गबन संभव न हो सके। यदि हो तो शीघ्र पकड़ा जाए। अर्थात कहने का तात्पर्य, यदि कर्मचारियों में गुटबाजी नहीं है तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत विद्यार्थियों बिना गुटबाजी के किसी भी प्रकार से कर्मचारी कोई छल कपट, गबन या अशुद्धि नहीं रहने की संभावना रहती है। इस प्रकार की आंतरिक निरीक्षण प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। आंतरिक निरीक्षण के संबंध में अंकेक्षण की स्थिति।
बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैंने पूर्व में आपको विषय वस्तु बताई थी तब भी मैंने कुछ बतलाया था, लेकिन फिर मैं एक बार आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। अंकेक्षण प्रारंभ करने से पूर्व अंकेक्षक को चाहिए कि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली संबंधी व्यवस्था को पूर्ण रूप से जांच ले। इस बारे में नियोक्ता तथा प्रबंधकों से लिखित विवरण प्राप्त करे। अतः अंकेक्षक को अपना कार्य प्रारंभ करने से पूर्व निम्न बातों की जांच करनी चाहिए। नंबर 1 कि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली संतोषजनक है या नहीं, अर्थात अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि संस्थान के द्वारा जो आंतरिक निरीक्षण प्रणाली अपनाई जा रही है वो संतोषजनक है अथवा नहीं। यदि इस प्रणाली में आदर्श प्रणाली के गुण विद्यमान हैं या नहीं, कि जो आंतरिक निरीक्षण प्रणाली है उसमें आदर्श प्रणाली के गुण विद्यमान हैं अथवा नहीं। व्यवसाय में उपयोग में निरीक्षण प्रणाली कहाँ तक शिथिल व अविश्वसनीय है, अर्थात जो व्यवसाय के अंदर आंतरिक निरीक्षण प्रणाली अपनाई जा रही है उसकी कमजोरियां क्या हैं और उसमें क्या क्या चीज़ अविश्वसनीय है, जिससे कि कर्मचारी कोई गलती कर सकता है, अशुद्धि कर सकता है या कपट कर सकता है। विद्यार्थियों, आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की जांच। अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की जांच करे। यह जांच निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु की जाती है। नंबर 1, इससे लेखा पुस्तकों की सरलता व शुद्धता का ज्ञान होता है कि जो लेखा पुस्तकें किस प्रकार के आधार पर रखी जा रही हैं, किन आधारों पर रखी जा रही हैं, उसकी शुद्धता या उसकी जो है कि कमियां तो नहीं है जो लेखांकन के सिद्धांत हैं उसको अनुपालना में। नंबर 2, जांच की किस्म निर्धारित करना, अर्थात विस्तृत जांच की जाए या परीक्षण की जाए। जांच की किस्म से विद्यार्थियों मतलब है कि समय समय पर यदि अंकेक्षक चाहे तो रैंडमली संस्थान में जाकर जांच कर सकता है कि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली का ठीक प्रकार से निर्वहन किया जा रहा है अथवा नहीं किया जा रहा है। जांच का परिणाम निर्धारित करना, अर्थात कितने व्यवहारों की जांच की जाए, कितने व्यवहारों की जांच की जाए समय समय पर जो आंतरिक निरीक्षण प्रणाली अपनाई जा रही है। यदि अंकेक्षक चाहे तो उसकी जांच करे और ये पता लगाए कि सभी व्यवहारों की जांच की जा रही है अथवा नहीं, अर्थात किन्हीं व्यवहारों की जांच करना उसे करनी चाहिए। चौथा बिंदु है विद्यार्थियों, छल कपट तथा त्रुटि की संभावनाएं कहाँ कहाँ हैं यह मालूम करना, कि कहाँ पे छल कपट किया जाने की संभावना है या कहाँ पे त्रुटि किए जाने की संभावना है। पांचवा बिंदु है विद्यार्थियों, आंतरिक निरीक्षण प्रणाली को और अधिक लाभप्रद बनाने के लिए प्रबंध को सुझाव देना, कि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली को यदि लाभप्रद बनाया जाना है तो उसके लिए किस प्रकार से उसमें सुधार किया जा सकता है। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली संतोषजनक होने से अंकेक्षण का कार्य काफ़ी सरल, सुगम व सुविधाजनक हो जाता है। यदि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली अच्छी है, संतोषजनक है, तो अंकेक्षक का कार्य काफ़ी सुगम हो जाता है विद्यार्थियों, और परीक्षण जांच से अपना कार्य कर सकता है। नैतिक जांच केवल कुछ व्यवहारों से ही की जा सकती है, लेकिन इससे अंकेक्षक का दायित्व कम नहीं हो जाता है। यदि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली संतोषप्रद है तब भी अंकेक्षक के दायित्व में किसी प्रकार की कमी नहीं आती है, बल्कि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली यदि सुगम है, मजबूत है, संतोषजनक है, तो अंकेक्षक को कार्य करने में आसानी हो जाती है। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली पर निर्भरता, कि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली पर एक अंकेक्षक कितना निर्भर रहता है। इस संबंध में निम्न बातें महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, यदि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली पूर्णतः संतोषजनक है तो वह परीक्षण जांच कर सकता है, किंतु यदि किसी व्यवहार पर उसे जरा भी संदेह हो तो इसकी विस्तृत जांच करनी चाहिए। नंबर 2 बिंदु, यदि निरीक्षण प्रणाली संतोषजनक नहीं है तो उसकी कमजोरी का पता लगाकर यह अनुमान लगाना चाहिए कि छल कपट व त्रुटियां कहाँ हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि यदि संतोषजनक आंतरिक निरीक्षण प्रणाली नहीं है तो अंकेक्षक का दायित्व तो बनता है कि यह पता लगाए कि कहाँ पर कमजोरी है और कहाँ पर छल कपट एवं त्रुटियाँ होने की गुंजाइश या संभावना है।
नंबर 3, यदि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली दोषयुक्त है तो इसकी सूचना मालिक को देना। ये मैंने पूर्व में बिंदु विस्तार पूर्वक बताया है। यदि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली संतोषप्रद नहीं है तो उसमें जो कमियां हैं उसकी सूचना संस्थान के मालिक को देना, जिससे उन कमियों को दूर किया जा सके। चौथा बिंदु है विद्यार्थियों, अंकेक्षक द्वारा छोटे व्यवसाय में समस्त लेन देनों की जांच करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ संतोषजनक आंतरिक निरीक्षण प्रणाली का अभाव पाया जाता है। यदि अंकेक्षक किसी छोटे व्यवसाय का अंकेक्षण कर रहा है तो ऐसी स्थिति में समस्त लेन देनों की जांच करनी चाहिए, क्योंकि छोटे व्यवसाय में आंतरिक निरीक्षण प्रणाली का अभाव पाया जाता है। 5वां बिंदु है विद्यार्थियों, प्रत्येक व्यवसाय में रोकड़ बही की विस्तृत जांच करनी चाहिए। निरीक्षण प्रणाली कितनी भी संतोषजनक क्यों न हो, कहने का मतलब है कि अंकेक्षक को रोकड़ बही की विस्तार पूर्वक जांच करनी चाहिए, चाहे से कितना भी सुदृढ़ आंतरिक निरीक्षण प्रणाली क्यों न हो। छठा बिंदु है विद्यार्थियों, बड़े व्यवसाय में अंकेक्षक को अपनी बुद्धिमत्ता व अनुभव के आधार पर परीक्षण जांच करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है, बड़ा यदि व्यवसाय का अंकेक्षक है तो ऐसी स्थिति में उस अंकेक्षक को अपनी बुद्धि एवं अनुभव का इस्तेमाल करते हुए समस्त व्यवहारों की जांच नहीं भी कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे बुद्धिमत्तापूर्वक किन्हीं परीक्षण जांच के आधार पर किन्हीं जांचों को करना चाहिए। 7वां बिंदु है विद्यार्थियों, इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की कमजोरी व कर्मचारी ने अनुचित लाभ नहीं उठाया हो। कहने का तात्पर्य है, यदि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली कमज़ोर है तो इस बात का संस्थान के कर्मचारियों द्वारा किसी प्रकार का कोई अनुचित लाभ तो नहीं उठाया गया। अंत में विद्यार्थियों, इस प्रश्न के उत्तर के निष्कर्ष के रूप में हम लिखेंगे। निष्कर्ष, कंक्लूजन, जो हम इस प्रश्न के उत्तर के जवाब में लिखेंगे वो इस प्रकार है। इस प्रकार एक संतोषजनक आंतरिक निरीक्षण प्रणाली अंकेक्षक के कार्य को सरल करती है, किंतु उसको अपने दायित्व से मुक्त नहीं करवाती है। कहने का मतलब है कि यदि संतोषजनक आंतरिक निरीक्षण प्रणाली है तो अंकेक्षक इस बात की लिबर्टी नहीं ले सकता है कि भाई मैं आंतरिक निरीक्षण प्रणाली सुदृढ़ है तो मैं अपने कार्यों में कमी कर दूं या मैं अपने दायित्वों से विमुक्त हो जाऊं। यदि एक अंकेक्षक ने संतोषजनक प्रणाली के आधार पर परीक्षण जांच की जाती है और बाद में यह मालूम होता है कि कुछ त्रुटियां व छल कपट रह गया है, तो अंकेक्षक इसके प्रति उत्तरदायी ठहराया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। कहने का तात्पर्य है, यदि एक अंकेक्षक ने संतोषजनक प्रणाली के आधार पर परीक्षण जांच करता है और बाद में यह मालूम पड़ता है कि कुछ त्रुटियां छल कपट रह गए हैं, तो इसके लिए अंकेक्षक को ही उत्तरदायी ठहराया जाएगा, कर्मचारियों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। यहाँ यह नहीं कह सकते कि परीक्षण जांच के कारण छल कपट रह गए, क्योंकि यह प्रणाली अंकेक्षक को कार्य को सरल तो करती है किंतु उसे दायित्व से मुक्त नहीं करती है। निष्कर्ष यही कहलाता है विद्यार्थियों कि अंकेक्षक को पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए। यदि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली सुविधाजनक भी है तो ऐसी स्थिति में अंकेक्षक को अपनी बुद्धिमत्तापूर्वक लेखों की परीक्षण जांच करनी चाहिए, जिसके आधार पर उसे पूर्णतः संतुष्ट होना चाहिए कि किसी प्रकार की त्रुटि, गबन या अशुद्धि संस्थान के कर्मचारियों के द्वारा नहीं की जा सकती। इसके लिए अंकेक्षक स्वयं जवाबदेह होता है। धन्यवाद विद्यार्थियों।